तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हाँ, मैंने असाइनमेंट दिया था बच्चों, और असाइनमेंट सिर्फ कुछ ही बच्चों का मेरे पास आया है, सबका नहीं आया है। तो प्लीज़, ऐसा क्यों है जी? बाकी ने क्यों नहीं दिया? जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं दिया तो बात करनी पड़ेगी जी मैम से इसके रिगार्डिंग। दिस चैप्टर कंटेन्स अ लॉट। बेटा इसमें थ्योरी ही है, इस चैप्टर में थ्योरीज ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो आज टुडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम क्वेश्चन पेपर ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्या लिखना था, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पेपर चेक करते टाइम लिटरली कुछ पेपर्स में तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, कुछ पेपर्स में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट हाँ बेशक अच्छा था, लेकिन हाँ 65 से ऊपर मार्क्स किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। तो वो थोड़ी सी दुख की बात है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ मैं पेपर डिस्कस कर लूँ। 65 अभी तक किसी के भी नहीं है। हो सकता है एक के हैं शायद, लेकिन अभी टोटलिंग नहीं की है मैंने, तो हो सकता है एक के हों, लेकिन वही अभी 62.5 जो थे वही हैं अभी तक हाईएस्ट। उससे ज़्यादा अभी तक किसी के भी मार्क्स नहीं हैं। ओके ओके, तो भाई आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो चीज़ें होती हैं जी। पहली होती है आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह है जी आयनाइजेशन एनर्जी, यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम जो है वह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ज़रा लिख लो। सर 1 मिनट। ओके, लिखो जी। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ सर डिफाइंड इलेक्ट्रॉन एज, गेन एंथैल्पी। हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज़ defined as the energy released, the energy released when a neutral, when a neutral isolated gaseous atom isolated atom isolated gaseous atom accepts an extra electron, accept an extra electron from the gaseous negative to form gaseous negative ion. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन To an extra electron to form the gaseous negative ion. सर एक बार पूरी डेफिनेशन रिपीट कर दिया, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी।
electron gain enthalpy of an element, it is defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form the gaseous negative ion, which is also known as anion. anion होता है जी नेगेटिव आयन. तो इसको हम लिखते कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स एलिमेंट है गैशियस स्टेट में और आइसोलेटेड है जी, एक एटम की बात हो रही है. क्या किया जी इसने? एक एटम को अपने अंदर ले लिया और वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया और एक नेगेटिव आयन बन गया. जब इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये एनर्जी को क्या करेगा जी? ये एनर्जी को डेल्टा एच होती है एंथैल्पी. जहाँ भी डेल्टा एच देख लो ना आप, उसको समझ जाना जी एनर्जी और ये एंथैल्पी की बात हो रही है, एंथैल्पी की. तो डेल्टा एच जो हो गई इसकी, वो हमेशा याद रखो नेगेटिव में होती है क्योंकि एनर्जी निकलती है. ओके, यस प्लीज़ आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए जी, बिल्कुल पूछिए सर. एंट्रोपी, एंथैलोपी, एंथैलोपी नहीं बेटा, एंथैल्पी, ENTHALPY, एंथैल्पी. एंथैल्पी होती है एनर्जी की फॉर्म होती है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. डेल्टा एच जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं. ये अगला चैप्टर आएगा आप आगे जाके, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ये उसके अंदर है थोड़ा सा कंसेप्ट एंथैल्पी का. डेफिनेशन के फौरन बाद मैंने क्या बताया? डेफिनेशन के फौरन बाद मैंने आपको ये बताया जी, मेरे पास एक्स एटम है, कोई भी एटम हो सकता है. क्या किया जी उसने? एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसने अपने अंदर से एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया. याद रखना है जी, अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी को निकालेगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एनर्जी लेगा. याद रखना है जी ये बात. अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी को निकालेगा. ये इलेक्ट्रॉन ले ही तो रहा है जी. अरे यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो एनर्जी को निकालेगा. एक सेकंड. ओके, अच्छा, एक बात याद रखना, अगर हमारी एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, किसी की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है तो हमेशा वो नेगेटिव में होती है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव में होती है. कोई प्रॉब्लम किसी को?
अरे भाई बोलो। ओके ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारी वो क्या होती है, कितनी एनर्जी हमें चाहिए, कितनी एनर्जी हमें चाहिए, चाहिए या रिलीज होगी? रिलीज। वेरी गुड, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी को रिलीज हो। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब कोई भी एटम अपनी गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो जी क्लोरीन का अगर गैसियस एटम है, एक अकेला एटम, वो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- आयन बनाता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा और वो एनर्जी माइनस में होगी। एनर्जी में माइनस में अगर क्यों? जहाँ भी मैं आपको ये देखूँ H लिखूँ तो H का मतलब भी एनर्जी होता है। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम डेल्टा H शो करते हैं। सर जो एनर्जी क्लोरीन रिलीज करेगा माइनस आयन बनाने के लिए, तो माइनस में क्यों होगी? किस में बेटा, दोबारा बताइए। अच्छा, एनर्जी रिलीज जो होती है ना, हमेशा माइनस में होती है। इसकी वैल्यू होती है -348.49 किलो जूल्स पर मोल। सर ये याद करनी होगी। नहीं नहीं, याद बात नहीं करनी। याद कोई ऐसी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ती, डोंट वरी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी is released when 10 to the power 10 atoms of chlorine are converted into chloride ion. Is 57.86 multiplied by 10 to the power -10 joules. Calculate the electron gain enthalpy in terms of kilojoules per mole. इतने एटम की इतनी एनर्जी है, तो आप इस एनर्जी को बताओ किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल का मतलब होता है एक मोल में कितने किलो जूल्स होंगे। सर तो जी इसको -34.849 से इंटू कर देंगे किसको बेटा? सर इसको नहीं नहीं, किलो अभी जूल को उसको कन्वर्ट करने के अरे लिए। वो तो बाद में आंसर आएगा यार, वो आप कैलकुलेशन करने के बाद ही आंसर आएगा ऊपर वाला। देखो कैसे करेंगे जी इसको, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब बिल्कुल सेम वैसे ही। ये एनर्जी है इतने एटम, यानी कि 10 to the power 10 एटम जो हैं
वो फिर 57.86 इंटू 10⁻⁻10 जूल एनर्जी देंगे। एक एटम कितनी देगा जी? 57 इंटू 86 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻10। और हमारे पास हैं कितने एटम? अरे कितने एटम की निकालनी है जी? सर 1 मोल की निकालनी है। एक मोल में कितने होते हैं जी एटम? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम यहाँ जाकर 57.86 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻10 और क्या नाम है, ये हो गया 10⁻10। ठीक है, कुछ रह गया? हाँ, 10⁻−10 ऊपर रह गया, 10⁻−10। ओके, तो जब इसकी हम कैलकुलेशन निकालेंगे, जब जो भी आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमारा जूल्स पर मोल में, जूल्स पर मोल में। उसको 1000 से डिवाइड कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल में। ये क्वेश्चन समझ में आया जी सबको? सर एक बार दोबारा बताइएगा। एक मिनट, भाई देखो याद एक चीज। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बोलिए। सर इसका जो आंसर जूल पर मोल पर क्यों आएगा? हमने तो इसमें से मोल की वैल्यू ऐड करी है ना, हाँ, जूल लेकिन पर ये तो तो कुछ जूल है ना, किया ही नहीं। ये तो जूल है ना, जी इसलिए ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं। भाई क्वेश्चन में ये है कि ऐसा है, इतने एटम्स की एनर्जी इतनी है। अच्छा, याद ये रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो, ये सारे के सारे आपको किलो जूल पर मोल में ही इसका आंसर आता है। और ये एनर्जी जो देते हैं हम 1 मोल की देते हैं हमेशा, 1 मोल एटम की। ठीक है, तो जब हम इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इतने एटम्स के लिए इतनी एनर्जी, तो बताओ जी 1 मोल एटम के लिए कितनी एनर्जी? तो सिंपल सी बात है, पहले एक एटम की एनर्जी निकाल लो जी, डिवाइड कर लो उसके सेम वैल्यू से, उसके बाद 1 मोल की आप एनर्जी निकाल लोगे। इस तरीके से फाइनल आपका आंसर आएगा -34849। ठीक है, अब सर माइनस कहाँ से आया? बेटा माइनस आएगा आपका, आपको मालूम है कि जो आपकी ये होती है, क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। तो नेगेटिव आप अपने आप लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो कि जी इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि क्या नाम है 348.49 एनर्जी, इतने किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इट विल रिलीज़, तो अपने आप वो अंडरस्टूड है कि जी साइन इसका माइनस में होगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The first factor is atomic size. Atomic size. सर शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे लिखते हैं? उसमें डेल्टा भी लगाते हैं? शॉर्ट में मतलब आप, शॉर्ट में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। उसका सर ऐसा था ना EGE करके। हाँ, उसको वो भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन EGE, या डेल्टा H लिखते हैं, डेल्टा H EGE ऐसे करके लिखते हैं वैसे तो। ओके EA और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है। ठीक है, ओके। तो एटॉमिक साइज तो लिख लो जी एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस,
As the size of the atom increases, the distance between the nucleus and the last shell, the distance between the nucleus and the last shell increases. As a result, the force of attraction between the nucleus and incoming electron decreases. The force between the nucleus and incoming electron decreases, and hence the electron gain decreases. इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? दोबारा बोलिए. Hence the electron gain enthalpy decreases. डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं और लेस नेगेटिव भी लिख सकते हैं. कम हो जाती है जी, लेस नेगेटिव हो जाती है, कम निकलेगी हमेशा. सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज. सर हैंड्स के बाद रिपीट कर दीजिए. यार मैंने काट कूट के बनाई थी इसमें से, एक मिनट रुको. एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. Hence the electron gain enthalpy ओके सर. decreases. एक मिनट. सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज. As the nuclear charge increases, the nuclear charge increases, the force of attraction between the nucleus and incoming electron increases. Sir, could you please repeat it? Okay, wait. As the nuclear charge increases, the force of attraction between the nucleus and the incoming electron increases. Hence the electron gain enthalpy becomes more negative. मोर नेगेटिव का मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी.
लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एलिमेंट्स हैविंग, जी हाँ, सर अभी तक हम केमिस्ट्री में शुरू से सिर्फ इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो हमेशा और आखिर तक यही पढ़ेंगे, और क्या है यार केमिस्ट्री में। नेक्स्ट चैप्टर हाँ थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग होगी, लेकिन बात इलेक्ट्रॉन की ही होगी। अगला चैप्टर हाँ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो थोड़ा सा अलग नज़रिए के हिसाब से होगा। थर्मोडाइनमिक्स इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक। फिर है आपका इक्विलिब्रियम, जिसमें आप पीएच वगैरह निकालना सीखोगे, किसी चीज़ की एसिडिटी बेसिसिटी ये सब निकालोगे, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अलग ही है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात सब में होगी जी। हो सकता है थर्मो में आपको इलेक्ट्रॉन की बात ना मिले, और इक्विलिब्रियम में भी नहीं मिलेगी, बाकी तकरीबन सभी में मिलेगी। ठीक है, तो जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लिखिए जी, एलिमेंट्स हैविंग exactly half filled or completely filled orbitals are very stable, सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल, half filled or completely filled orbitals are very stable, as a result energy has to be supplied to add an electron। जब भी हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड, देखो इसके अंदर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इसमें जगह है लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलती नहीं है और एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जिनका ऑर्बिटल होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हम आराम से उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की हमने कोशिश करी तो हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। As a result, the energy has to be supplied to add an electron, and hence their electronic configuration their electron gain enthalpy have the large positive value। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की उनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी दी। ओके, अब देखो आओ इन सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का सीन ये है, देखो जी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारा जो साइज होता है वो घटता है, हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल में। हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जाते वक्त जब साइज बढ़ रहा है। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आखिरी शेल में आएगा, इसके अंदर भी आखिरी शेल में आएगा, इसके अंदर भी आखिरी शेल में आएगा। ठीक है, तो ज़रा एक बात बताओ, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कौन बहुत अच्छे से बाउंड कर लेगा?
पहला वाला कर लेगा, पहला वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, दूसरा वाला देर से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, जो आखिरी वाला सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। और याद ये रखना कि जितने ज़्यादा गरीब होंगे, गरीब तो छोड़ो, चलो गरीब 1 मिनट के लिए छोड़ो, जितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकालने को तैयार है। तो छोटा वाला जितना ज़्यादा एक्साइटेड है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी भी निकालेगा। भाई सिंपल सी बात है। हम नॉर्मली पूरी दुनिया में क्या देखते हैं, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको किसी भी रेट में ख़रीद सकता है ना। तो छोटे वाले जितने हैं उनको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो आराम से जल्दी पकड़ सकते हैं, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, और बड़ा वाला एटम कम एनर्जी निकालेगा। इसलिए कहते हैं व्हेन साइज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट डिक्रीजेस, यानी कि कम एनर्जी को रिलीज़ करेगा वो। अरे समझ में आई जी बात ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जी, न्यूक्लियर चार्ज पे। याद ये रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है? अरे न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है सर। अरे डिक्रीज हो, अरे यस और नो, बाकी तो बोल दो भाई। यस सर। हाँ हाँ जी, डिक्रीज होता है, वेरी गुड। अब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अगर एटम का साइज छोटा हो रहा है, और छोटा एटम अगर है, तो वही वाली बात आ गई, छोटे एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर देगा। सो दैट्स वाई इफ द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। अरे समझ में आई बात? यस सर। नो सर। ओके ओके, देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ना होता क्या है, एटॉमिक साइज ना डिक्रीज हो जाता है। अब बहुत बड़ी बात आ गई, जब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो एटॉमिक साइज छोटा हो गया, और एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा था जी? अरे क्या हो रहा था, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ वो कम हो गया। अब ये अगर डिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब ये जल्दी पकड़ लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी पकड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। फिर वही बात आएगी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा पैसा भी देने को तैयार हो जाएगा, जिसको ज़रूरत कम है वो कम पैसे ही देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेट ऑलरेडी अच्छे से भरा हुआ है, और मैं आपको बहुत अच्छा खाना ऑफ़र करूं, और आपसे कहूं दो जी इसके $1000, आप नहीं दोगे, लेकिन आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो भाई क्या करोगे जी, आप $5000 में भी वो खाना या कोई भी चीज़ होगी वो लेने लग जाओगे। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ है कि छोटा साइज़ जिस एटम का होता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और रीज़न क्या है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत होने का? छोटा साइज़ है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी आखिरी इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकता है वो निकाल देगा, इसलिए दैट इट विल बी मोर नेगेटिव, द एनर्जी विल बी मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात समझ में आई? यस सर। ओके, यस सर। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात वही है, जिसको ज़रूरत है वो लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं लेगा। भाई तुम्हारा पेट फुल्ली भरा हुआ है बिल्कुल बहुत बढ़िया करके, और अभी अभी तुमने बहुत बढ़िया नाश्ता किया है, फिर भी मैं तुम्हें नाश्ता ऑफ़र करूं, तुम खाओगे? अरे मुझसे ख़रीदोगे जी? अरे नो पैसे सर। सर निकालोगे? हम पैक करा देंगे। हाँ पैक करे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी खाना है जी, अभी अभी खाना है, पेट भरा हुआ है फुल, और अभी अभी खाना है, वो 10 मिनट में ही ख़राब होने वाला है, अभी अभी खा सकते सर हैं। अपने फ्रेंड को बुला लेंगे। हाँ तो लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना,
एट द एंड में क्या कहूँगा आपसे, भाई ऐसा है तुम ये रखो मुझसे 100 रुपये और ये खाना भी रख लो, इसको ले जाओ इससे पहले ये ख़राब हो। तो सिंपल सी बात ये है, स्टेबल एटम्स के लिए, वो एटम जो स्टेबल हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव इन नेचर फॉर दोज एटम हु हैव हाफ और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अरे समझ में आया जी? खाने की बातें सबसे जल्दी समझ में आती हैं बच्चों को। अरे कोई प्रॉब्लम किसी को? सर तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी? पॉजिटिव होगी जी, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगी। अरे सही है सब, ऑल गोइंग गुड? यस सर। सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करिएगा विदाउट एग्जांपल। ओके, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स वाले एटम्स होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। और अगर हमें सच में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कराना है तो इसमें अंदर हमें और एनर्जी को देना पड़ेगा, और एनर्जी अगर हम इसमें देंगे तो एनर्जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव फॉर दीज काइंड्स ऑफ एटम्स। ओके सर, आई गॉट इट। सर जी हाँ, हाफ फिल्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं ना? किसमें? हाफ फिल्ड। हाँ, हाफ फील्ड में कर सकते हैं, इसमें कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत 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 हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं, इसके अगले वाले बाहर वाले में भरा जाएगा। इसीलिए देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें लिख देता हूँ। आप लोग जानते हो ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 1 में सबसे पहला क्या है जी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है? लिथियम। लिथियम। उसके नीचे सोडियम। उसके नीचे पोटेशियम। अरे यार ये याद नहीं है जी किसी को? हलीना की रब से फरियाद। ठीक है? अरे सही है, हलीना की रब से फरियाद। एंड वाला क्या है? फ्रेंच कौन सा वाला? सीजियम एंड फ्रेंशियम। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझा दीजिए बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होने का मतलब है द एनर्जी इज रिलीज्ड, और पॉजिटिव होने का मतलब है द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है जी? हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन की, अब देखो ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। बढ़ रहा है। और अगर साइज, हाँ साइज बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए? अपने आप बताओ जी। साइज अगर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का छोटा है, इसका बड़ा है, तो इनमें से कौन एनर्जी जल्दी, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा? जिसका साइज छोटा है। और जल्दी जो भी ले लेता है उसकी एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? रिलीज। ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ज्यादा एनर्जी, मोर नेगेटिव होता है जी। और अगर मोर नेगेटिव होता है, इसीलिए हाइड्रोजन की जो हमारी आती है किलोजूल पर मोल में आती है -73। लिथियम की आती है -60, -53 फॉर सोडियम, -48, -47, नहीं याद नहीं करनी जी, -46 एंड सो ऑन। अरे हो रही है डिग्रीज? सर ये है क्या वैसे? अरे भाई ये है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलोजूल्स पर मोल। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। देखो जी, लिथियम, अब तो बता दो आगे क्या आएगा? सोडियम। लिथियम के बाद जी बेरिलियम। बेरिलियम। हाँ बेरिलियम के बाद बोरोन। बोरॉन। कार्बन। कार्बन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन। नियोन। नियॉन। नियॉन।
बहुत बढ़िया। अब सबको पता है जी लिथियम। अब देखो ये बात अब मालूम है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे इंक्रीज हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिस वजह से साइज हो रहा है, छोटा हो रहा डिक्रीज डिक्रीज होगा। है। वेरी गुड। अब एक बात याद रखना, एक बात शायद बताई भी थी मैंने, क्या बताई थी सर जी? नाइट्रोजन के अंदर एक एक्सेप्शन केस आ रहा था पहले करके, जो एटॉमिक रेडियस वाला था या किसी चीज़ का था, पता नहीं किस चीज़ का था, देखेंगे किस चीज़ का था। है नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, कैसी होनी चाहिए इसकी? स्टेबल पॉजिटिव, इसलिए +41 होती है। और नियॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भाई ऐड करना ही बड़ा हिमाकत है। सर नोबल गैसेस को कौन सा चार्ज होता है? बेटा नोबल गैसेस को कौन सा चार्ज होता है? दोबारा बताइए। सर जो नोबल गैसेस होती है उनके ऊपर जो चार्ज होता है। नोबल गैसेस में क्या, आप लिख दीजिए प्लीज। नोबल गैसेस में कौन सा चार्ज होता है? चार्ज होता है, देखो आमतौर पे देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाइपोथेटिकली हम चाहें उसको बहुत एनर्जी सप्लाई करें, उसमें फिर कोई चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ये बात अलग है कौन सा स्टेबल है। फ्लोरीन आपने सुना, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन सबको मालूम है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन के अंदर चार्ज निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, +1 नहीं, वो भी +2। एक एलिमेंट एक वो है, उसका नाम है OF2। यहाँ पर हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जिस वजह से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। खैर हाँ, तो भाई नियॉन जो है हमारा फुल्ली फिल्ड होगा तो इसके अंदर एनर्जी बहुत हाईली पॉजिटिव चाहिए होगी, है ना? अरे यस और नो? इसीलिए इसकी होती है +116। चलो अब तो ये हमें आखिरी वाला पॉइंट हमें पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम बेरिलियम वगैरह की, इन सब की। अब सबको मालूम है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा भूखा है एटम इसका इलेक्ट्रॉन का, तो ये ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, तो इसलिए फ्लोरीन की जो होगी सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी फ्लोरीन की, इसकी होगी हमारी -328। ओके, एक मिनट, सर नियॉन की क्या होती है? 116 +116 लिखे तो है। सर फ्लोरीन में ऐसा क्या है जो उसे इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है? उसका साइज, एक सेकेंड, ओके। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है -141। ऐसे ही ये वैल्यू यहाँ पर कम होती रहेगी। लिथियम जो है वो सबसे कम एनर्जी को निकालेगा, जो होगी -60। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। अब ज़रा एक छोटा सा और प्यारा सा एक एक्सेप्शन टाइप चीज़ मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाते, मतलब पेट भरे रहते हैं भाई, और पेट भरे रहते हैं वो ज़्यादा एनर्जी नहीं निकालते, इसका मतलब नीचे जाते वक्त कम नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन की जो हमारी एंथैल्पी है वो है -328, और क्लोरीन की है जी इससे थोड़ी ज़्यादा, -349। अब ज़रा इसका ये मतलब हो गया कि क्लोरीन ज़्यादा खुश है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से, फ्लोरीन ज़्यादा खुश नहीं है। ये क्या हो गया जी, बवाल मच गया? अरे मचा नहीं मचा बवाल?
यस सर। वेरी गुड। हाँ, अरे सबके मचना चाहिए जी, सबको परेशानी होनी चाहिए इससे। एक्सेप्ट मत करना जब तक रीजन ना दूं। अरे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ सर एक बार रिपीट बेटा, क्वेश्चन ये है, जो फ्लोरीन है वो छोटा है और क्लोरीन है बड़ा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने पे ज़्यादा खुश होगा तो ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, और क्लोरीन कम एनर्जी निकालेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन असल में जब चेक किया गया तो फ्लोरीन कम एनर्जी निकाल रहा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन ज़्यादा खुश है, क्यों? आओ जी देखते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। असल में फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है। भाई फ्लोरीन बेचारा गरीब, इतना सा, उसके अंदर तुम एक गरीब को और इलेक्ट्रॉन दे दो, कहाँ वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाएगा? तो ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ड्यू टू द, अरे दोबारा बोल दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। द फ्लोरीन विल नॉट एबल टू accommodate one more electron very easily. That's why it will not release more energy as compared to the chlorine. क्लोरीन का ऑलमोस्ट साइज बड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो एक्वायर कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। करता तो है, इलेक्ट्रॉन तो करता है, लेकिन उसके आसपास के पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेचारे थोड़े ख़राब किस्म के हैं, जो दूसरे पड़ोसी को नहीं आने देते। दैट्स वाई द फ्लोरीन की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है। अरे समझ में आया रीज़न? सर क्लोरीन की कम होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ, क्लोरीन में रिपल्जन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम होती है क्लोरीन में, जिसकी वजह से ये सीन होता है। अरे समझ में आया जी सबको? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर ये लाइन रिपीट कीजिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ऑफ द फ्लोरीन, it will not accept the electron as much easily as it should. वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता जितना उसे करना चाहिए। That's why the electron gain enthalpy of the fluorine is less negative than that of the chlorine. इसको दोबारा समझा देते हैं। फ्लोरीन है इतना बड़ा, और सॉरी ज़्यादा बड़ा बना दिया यार, चलो फ्लोरीन है इतना बड़ा, क्लोरीन है आपका इतना बड़ा, आखिरी के अंदर, आखिरी पी में, अरे भाई पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 ही तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके अंदर 2p है, इसके अंदर 3p है, तो 3p तो बड़ा होगा। अरे यस और नो? यस सर। हाँ, तो Yes, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6, इतने में 6 इलेक्ट्रॉन, अब इतने में 6 इलेक्ट्रॉन, ज़रा अपने आप बता दो उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा या नहीं होगा? सर होगा, फ्लोरीन के अंदर, होगा क्लोरीन जी। के अंदर छठा नहीं। इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं देंगे 5-6 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा जी। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो इसका मतलब उसे लगेगा जी मेरा तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। अरे यस और नो? इसके इलेक्ट्रॉन बल्कि करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, जब अगर ऐसा सीन होगा तो नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की खुशी नहीं होगी उसे। जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितना ज़्यादा खुश होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, तो इसलिए क्लोरीन को ज़्यादा खुश होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसे करके समझ लो जी, अब तो समझ में आ गया होगा आई होप। यस सर। हाँ ठीक, यस सर। ओके। बाकी लोग, अरे नहीं आया फिर भी बोल दो यार, बता देंगे एक बार और। सर आ गया। ओके ग्रेट। यस सर। नहीं आया अभी किसी का? मैंने सुना नहीं आया। अच्छा, नो सर आ गया समझ। ओके ओके, कोई बात नहीं, एक बार आखिरी बार और समझा देते हैं, सुन लो अच्छे से। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन सल्फर में भी यही सीन है जी। ऑक्सीजन में भी सीन है, ये सल्फर में भी सीन है। ऑक्सीजन की होती है जो -141 और सल्फर की होती है -200। भाई ड्यू टू सेम केस है, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इतना सा एटम और सल्फर का जी इतना बड़ा एटम,
इसके अंदर इतने से के अंदर तुम छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ ही घुसाओगे यार। तो सिंपल सी बात ये है, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, लेकिन स्पेस की बात है, उसके अंदर कम स्पेस है, इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, जिस वजह से सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ज़्यादा खुश हो जाएगा और ज़्यादा पैसा दे देगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी दे देगा। इसी वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर होना तो ये, देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमने यहाँ बात करी थी ना, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, खुशी ख़त्म हो गई इलेक्ट्रॉन आने की, जिस वजह से वो एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी कम निकालेगा। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसका मतलब क्लोरीन की एनर्जी कम होनी चाहिए थी जी फ्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लोरीन की एनर्जी कम है क्लोरीन से। तो रीज़न ये है फ्लोरीन का एटम छोटा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होने में परेशानी होती है, जिस वजह से क्लोरीन ज़्यादा खुश हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, और वो ज़्यादा एनर्जी निकाल देता है अपने अंदर से। अरे अब समझ में आ गया होगा जी सबको? यस सर। तो सर लेफ्ट टू राइट Yes, मोर sir. नेगेटिव हो जाता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। देखिए है ना, -60 यहाँ है, ये -328 हो गया, तो इसलिए नाइट्रोजन और नियोन का एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको बता दिया। रीज़न क्या है जी? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरे समझ में आया जी सबको? अब मत रोना। अरे दुख खत्म हुए जिंदगी के? नहीं हुए? ओके ग्रेट, यस सर। ग्रेट, ठीक है, ठीक है जी, ओके। इस चैप्टर का आखिरी और प्यारा प्यारा सा कंसेप्ट और ले लेते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका नाम है दुख ही दुख है सर, नहीं पाप धुल जाएंगे आप लोगों के। ये दुख नहीं है जी, पाप है। ये केमिस्ट्री में जो पाप करके आए हैं ना, क्लास 10th में आधी अधूरी केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, ये उसी का नतीजा है। सर वो CBSE ने कहा था। हाँ वही तो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, साइज का ये सब सारा कंसेप्ट, न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट सब तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी है, ठीक है? तो कोई बात नहीं जी, कोई नहीं जी, हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जी दुख, कोई बात नहीं। आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में ये कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। आमतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। Ability of an अरे जी फॉर एग्जाम्पल सुन लो पहले, फिर अपने आप लिख लोगे समझ के। एक एटम है A और एक एटम है B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बीच में जो शेयर्ड पेयर, अच्छा जी एक बात बता दो, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, क्या कहते हैं जी उसे? covalent हाँ, तो वेरी गुड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी कि बात हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की ही होगी, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। तो it is nothing but the tendency of an atom to attract the shared pair of the electron to itself in a covalent bond। सर और ऐसा क्यों होता है? इसका भी साइज का सीन है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बदतमीज़ होगा, उतना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। सर कोई एग्जांपल? फ्लोरीन सबसे छोटा है जी। हम जानते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल साइज घटता है ना, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो इसका मतलब ये होगा इस जगह पे जो भी चीज़ होगी सबसे छोटी होगी, इस जगह पे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है।
सर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ जो नोबल गैसेस वाले ग्रुप होते हैं वो सबसे छोटे होने चाहिए। नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता जी। अरे कोवेलेंट बॉन्ड भी तो बनाना चाहिए। अरे यस और नो? यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड तो फ्लोरीन ही बनाएगा जी। सर तो नोबल गैसेस का यूज किया वो तो कुछ भी नहीं करते बस। नहीं, अरे हैं तो, एग्जिस्ट तो करती हैं। आपको चींटियों का यूज़ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम चींटी के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों जी? एग्जिस्ट तो करती हैं, कहीं तो काम आता होगा। ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट तो करती हैं जी। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ओके, लिखो जी। कुछ एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ्लोरीन है जी, फ्लोरीन का 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। ऑक्सीजन की होती है जी 3.5, नाइट्रोजन की होती है जी 3, फिर कार्बन 2.5, बोरॉन 2, बेरिलियम 1.5 और लिथियम 1, और हाइड्रोजन की होती है जी 2.1 हाइड्रोजन। सर इसके आगे कोई साइन नहीं है। नहीं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन हम पहले नाइट्रोजन को ही लेते हैं, छोटा साइज है इसलिए। सर व्हाट अबाउट कार्बन? कहाँ है कार्बन? कार्बन की तो 2.5 है ना, नाइट्रोजन की तो 3 है अभी, और क्लोरीन की भी 3 होती है। अब क्लोरीन के बाद आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? क्लोरीन के बाद हम आमतौर पर सल्फर लिखते हैं। सल्फर और कार्बन की खैर बराबर होती है। अरे ऑर्डर बस इतना ही याद रख लेना, काफ़ी है जी, इतना ही याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, अब याद एक चीज़ और रखनी है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज माने जाते हैं। कौन क्या माने जाते हैं जी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। वैल्यूज याद नहीं करनी बेटा, सिर्फ ये याद रख लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बस इतना याद रख लो, काफ़ी है अभी तक के लिए, 11th और इवन 12th तक के लिए। यूनिट क्या है? क्या बेटा? सर यूनिट क्या है इनका? यूनिट नहीं होती, दीज आर यूनिटलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं, यूनिट नहीं होती। सर हीलियम की कितनी होती है? हीलियम की देखो, जितने भी वो हैं नोबल गैसेस, उन सब की तो 0 होगी। हाइड्रोजन की 2.1 है। ठीक है सर मेटल्स में बिल्कुल नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होते हैं मेटल्स, बिल्कुल। मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। आपका लिथियम का 1 वैल्यू होती है, सोडियम की 0.9 होती है, पोटेशियम की 0.8 होती है, मैग्नीशियम की 1.2 होती है, और इस तरीके से होती है। ठीक है, असल में इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुनो एक चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स, मोर पोलर मॉलिक्यूल इट विल बी। वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। मतलब समझो,
अगर मेरे पास एक है हाइड्रोजन और एक है फ्लोरीन HF, और दूसरा है मेरे पास H और लेट अस कंसीडर क्लोरीन HCl। अब जरा मुझे बता दो जी, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन है या नहीं? अरे फ्लोरीन फ्लोरीन। हाँ, वेरी गुड। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जी ऐसा है, ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर लेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर लेगा। क्लोरीन अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर होगा? किसके पोल्स जल्दी दिख जाएंगे? किसके पोल्स ज्यादा सेपरेटेड होंगे? किसके पोल्स में ज्यादा चार्ज होगा दोनों तरफ? भाई ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एग्जैक्टली ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके मतलब इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, मेरे पास दो चीजें हैं, एक के अंदर ये फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मिनट, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए बिकॉज ऑफ दी स्मॉलर साइज। जितना साइज छोटा होता है जी एलिमेंट का, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये हाथ मेरा किसी स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है और ये हाथ किसी और दूसरे स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जिसने पकड़ा हुआ है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, और ये वाला जिसने पकड़ा हुआ है वो मुझसे कम ताकतवर है, ठीक है। तो बात ये है कि जो ज़्यादा ताकतवर वाला स्टूडेंट है वो मुझे अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। अरे यस और नो? और अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, इसका मतलब उसकी तरफ ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आ जाओ, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है तो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जब एक चीज़ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो दूसरी चीज़ अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अरे यस और नो? यस यस सर। कोई भी चीज़ Yes, पोलर कब yes, होती है? sir. कोई भी किसी भी चीज़ में दो पोल कब होते हैं? जब उसमें सेपरेशन हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दोनों यहाँ 1 किलो है, यहाँ भी 1 किलो है। अरे यहाँ तो कोई सेपरेशन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 4 किलो रख दूँ और यहाँ पर वही 1 किलो था तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये पोलर हो गया जी, दो पोल्स हो गए, ये ज़्यादा वजन वाला, ये कम वजन वाला। ऐसे ही जब भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो हुआ क्या? जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाएगी, ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये वाला गरीब बेचारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, द मॉलिक्यूल विल बी मोर पोलर। अरे समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बयान करते हैं। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, पोलैरिटी क्या होती है? कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें उसकी चार्ज पोलर सेपरेशन क्या ज्यादा होता ज्यादा है? होंगे। पोलर वो चीज होती है जिसके दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल होते हैं। एक सेकंड। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ओके, तो जी बात समझ में आई? अरे आवाज नहीं आ रही? अरे बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। पोलर
पोलर क्या होता है? हाँ, पोलर क्या होता है बेटा? पोलर एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल या कुछ भी हो सकता है कि जिसके अंदर दो पोल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसके अंदर ये, लो जी आराम से देखो, इसके अंदर ये वाला पॉइंट शार्प है, ये वाला ब्लंट है, तो भाई ये भी पोलर टाइप है क्योंकि इसके दो अलग अलग पोल्स आ गए, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि जी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जिसके अंदर पोल होते हैं। अब लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऐसी चीज़ की बात करूँ जो दोनों तरफ से एक सी है, अगर ये दोनों तरफ से एक सी है तो मतलब ये हो गया जी ये बिल्कुल पोलर नहीं है। यहाँ से भी एक सी है और यहाँ से भी एक सी है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पोलर। पोलर वो चीज़ होती है जिससे हम दोनों साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सर एटम्स पोलर कैसे हो सकते हैं फिर? एटम्स कभी पोलर नहीं होते। एटम्स किसने कहा? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। द बॉन्ड विल बी द पोलर, एटम पोलर थोड़ी होगा तो बॉन्ड पोलर हो जाएंगे। हाँ, बॉन्ड पोलर हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड और फिर आपने आगे क्या बताया था? पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजेशन मतलब पोलर होने की क्षमता, पोलराइजेशन, ज्यादा पोलर होना, ज्यादा पोलराइजेशन। ओके, कोई सवाल किसी का? यह सब बढ़िया चल रहा है? अरे बता दो सर तो किसका बॉन्ड ज्यादा पोलराइज्ड होगा? HF ज्यादा पोलराइज्ड होगा, ज्यादा पोलर होगा। HF बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा एज कम्पेयर टू HCl। और सर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ताकतवर है, अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस वजह से इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर छोटा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन छोटा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से ये भी पोलर होगा लेकिन ये कम पोलर होगा। And what about हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पे ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव यहाँ आएगा उतना ही नेगेटिव यहाँ आएगा। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ जितना नेगेटिव आया उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। एक्स अमाउंट यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो एक्स अमाउंट यहाँ पॉजिटिव होगा। जितना इधर पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। पोलर पोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर। तो पोल्स जो है ये फ्लोरीन पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के हिसाब से क्यों नहीं है? हाइड्रोजन के हिसाब से भी है। मैंने हाइड्रोजन को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में सेम ही है। अगर मैं C और F और N और Cl इनको कंपेयर करने बैठ जाऊं तो ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी, कर तो लूँगा लेकिन ज़िंदगी बीत जाएगी तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों को कंपेयर करके जो कंपेयर हो ही नहीं सकती। कंपेयर हम जब करते हैं जब कोई इनमें से कोई एक चीज़ सिमिलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं Cl की जगह C ही लगा दूँ तो दोनों C हो गया, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसको नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बेस पर, इसलिए। ओके सर। ओके जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर और भी कंसेप्ट्स हैं लेकिन यार वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में नहीं है, 11th या 12th में काम आएंगे वो। अच्छा ओके, अच्छा जी। अब ज़रा मुझे कोई एक बताओ कि मेरे पास है जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कोई बताओ जी क्या फ़र्क है दोनों में? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अट्रैक्ट हो रहा है। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एटम की होती है और लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कंसेप्ट ही जनरेट होता है वो एक बॉन्ड के अंदर होता है। ठीक है, होती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की भी है लेकिन जो कंसेप्ट जो जनरेट होता है वो बॉन्ड के अंदर होता है, जिसके अंदर एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही आ जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कौन ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। As the electronegativity increases, as the electronegativity increases, the non-metallic character increases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, यानी कि नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है, इसका मतलब ये है वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। ये भी मैं बता चुका हूं जी कैसे होता है जी। अरे नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड पता है क्या होते हैं? यस सर। हाँ, more electronegativity so more polar। दोबारा बोलिए। हाँ, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा पोलर। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन और फ्लोरीन की, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ज़्यादा है। अब क्या होगा जी? नॉन पोलर। वेरी गुड, नॉन पोलर। क्योंकि अच्छा, अब पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर है, ये आप कैसे तय करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मालूम करोगे। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 और ऑलमोस्ट 0, इट विल बी कंसीडर्ड एज द नॉन पोलर बॉन्ड। सर एग्जांपल? अरे H2, Cl2, O2, F2 सारे लिख दो। सिंपल सी बात है कि जी अगर हमारा एटम सेम एटम के साथ ही जुड़ रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स। सर अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी नॉन पोलर बॉन्ड नहीं होगा। बोलो बेटा, वो बॉन्ड बनाएगा, ये बोलो। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जी यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ये डेल्टा मैंने बनाया है जिसको बोलते हैं पार्शियल। पूरा नहीं है जी, पार्शियल है, थोड़ा बहुत चार्ज। इसका मतलब ये होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। और अगर मैं H और N की बात करूं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इस बॉन्ड के हिसाब से मैं डिफाइन अलग करूंगा और इस बॉन्ड के हिसाब से मैं अलग डिफाइन करूंगा। इसीलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट हर बॉन्ड के हिसाब से होता है। ओके, अरे सही है भाई। यस सर। ठीक है, अभी तो क्लास में खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन क्लास ख़त्म होने से जस्ट 10 मिनट पहले एक बोनस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इसी से रिलेटेड, और बहुत काम का भी होगा। सर जी हाँ सर, सल्फाइड और सल्फेट में क्या फर्क होता है? सल्फाइट या सल्फाइड? सल्फाइड और सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 2- SO3 2- होता है सल्फाइट, और S2- होता है सल्फाइड। ओके, सर इन तीनों में सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर्स का फर्क है। हाँ ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होता है जी।
इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है। इसके अंदर है हमारी +6, इसके अंदर है हमारी +4, इसके अंदर है -2। अभी निकालना सिखाएंगे जी बाद में, अभी नहीं। ओके ओके अब आखिरी टॉपिक है जी इस चैप्टर का, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मुझे आवाज़ नहीं आई बेटा बिल्कुल भी। कुछ पूछा क्या आपने? किसी ने कोई सवाल पूछा बच्चों? क्या नहीं पूछा? आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला ट्रेंड है वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। ओके अब एक बात बताओ, मैं ये लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन से छोड़ो, लिथियम से लिखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ इसके अंदर कितना चार्ज, वैलेंसी बताओ ज़रा सबको। वन। ठीक है जी, 1, इसकी 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1। 1 ट्रेंड समझ में आ गया होगा जी। फर्स्ट इंक्रीजेस देन decreases डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं ये हो गया जी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। same और दूसरी बात यह है कि नीचे जितने भी बड़े एलिमेंट्स होते हैं, ये मतलब समझाने की बात है, लिखने की बात नहीं है, नीचे एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मल्टीपल भी हो सकती है, और भी उनके अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। लेकिन ये जर्नल ट्रेंड है, 1 2 3 4 एंड 3 2 1। इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ओके, अच्छा जी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए। सर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 होती है? क्या बेटा? मोर देन 1? मोर देन। अच्छा, किसकी होती है? फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र की बात करूं, सल्फ़र की होती है जी। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस की बात करूं, उसकी भी होती है। तो क्लोरीन की बात करूं, उसकी भी होती है। तो जितने लार्जर एटम्स हैं उन सब की होती है। ओके, लेकिन जर्नल यही होती है। जर्नली आपको यही देखने को मिलेगी। सर जैसे कि हमने अभी देखा था सल्फेट, सल्फाइड और सल्फेट में। एग्जैक्टली। ओके ठीक है। सर तो ये हाँ सर ये 10th का वही वैलेंसी वाला ट्रेंड है। हाँ, 10th वाला वही ट्रेंड है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या फिर anomalous properties of second period elements. Anomalous या abnormal properties of second period elements. भाई एक चीज याद रखो आप कि मैं कहीं तो कह रहा हूं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज क्या होगा जी, घटेगा। अरे यस और नो? और मैं ये भी कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे जाते वक्त एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जरा ये सोचो कि इधर जाते वक्त घट रहा है, इधर जाते वक्त बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं डायगोनली चलूं, यहां से डायगोनली चलूं, यानी कि इधर की तरफ घटा लेकिन बढ़ भी गया, तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट बराबर हो गया। ये भी तो कह सकते हैं ना, अगर हम डायगोनली चलें, खुद सोच कर देखना कि अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जाते वक्त साइज घट रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज बढ़ रहा है, तो इसको अगर मैं डायगोनली लेकर चलूंगा तो ऑलमोस्ट साइज बराबर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। The diagonal relationship, it is the similarity in the properties of the elements, the similarity in the properties of elements placed diagonally to each other, placed diagonally to each other is called diagonal relationship. For example, हम जानते हैं सबसे पहले क्या जी, लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे हमारा आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखो जरा और से देखो, ये साइज मान लो इतना बड़ा है, बेरिलियम उससे थोड़ा छोटा होगा, बोरोन उससे थोड़ा और छोटा होगा, कार्बन थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। अगर मैं नीचे जाऊं इससे तो थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है जी, सोडियम थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखो ये ऑलरेडी छोटा है, इस छोटे को वापस से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अरे उधर जाते वक्त तो हमारा साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ रहा है, तो इधर किया छोटा, इधर किया वापस बढ़ा। अरे समझ आया नहीं आया? इसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम और इसी तरीके से बोरोन और सिलिकॉन, इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। और ये कहते हैं जी लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। द रीजन इज द डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से होता है जी? हम कहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस and on moving from top to bottom it increases. So while moving the diagonally, the size of the diagonal elements, okay, size of the diagonal elements, they are almost similar. That's why they do have similar properties. बात समझ में आई? Yes sir. Okay. Okay. You don't have your physics class today. अच्छा जी। और इसका जो रीज़न है वो और भी कई सारे उसमें हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है
वो भी डिपेंड, देखो केमिकल रिएक्टिविटी सॉरी, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, केमिकल रिएक्टिविटी की। देखो याद रखना है, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कैसे कैसे? हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी। अरे अब सिंपल सी बात है, जो जितनी जल्दी आयनाइज हो जाएगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इतना ज़्यादा रिएक्टिव। अरे यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम की Yes, बात sir. करूं और मैं सोडियम की बात करूं, मैं जानता हूं सोडियम बड़ा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव? सोडियम। अरे यस और नो? Yes, sir. और अगर मैं बात कर रहा था फ्लोरीन की और आयोडीन की, है ना, तो इनमें से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा? अरे फ्लोरीन ले लेगा, क्लोरीन। तो ज़्यादा Yes, sir. रिएक्टिव। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम इसकी रिएक्टिविटी को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन check the reactivity of any compound. ओके तो भाई अब अच्छा, एक चीज़ आपको आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एल्यूमिनियम है मेरे पास और मेरे पास है ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाकर कौन सा कंपाउंड बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3। वेरी गुड, Al2O3। ये तो सबको आता होगा ना, ये तो मतलब सिखाने की जरूरत नहीं है। यस सर। हाँ तो No, ये sir. आता वेरी है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, तो बस यही है। बाकी इसमें ऑक्साइड्स के बारे में पूछा हुआ है, कौन से ऑक्साइड्स क्या नाम है, एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहूँगा मेटालिक ऑक्साइड्स, जितने मेटालिक ऑक्साइड हैं वो सारे बेसिक होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड जैसे फॉर एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड जो है वो हमारा एसिडिक होगा, वो सॉरी बेसिक होगा, हाईली बेसिक। और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की बात करूँ, तो क्लोरीन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। चलो मान लो Cl2O7 ले लो, ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा जी? ये एसिडिक होगा। नाउ अगर मैं Al2O3 की बात करूँ, ये होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वर्ड लिख लो जी, एम्फो, Which can be react as bases and acids. आइदर एसिड आइदर बेस, दोनों जी, एसिड और बेस दोनों के तरीके से काम कर सकता है। जैसे कि जिंक एंड एल्यूमिनियम. हाँ बहुत सारे होते हैं यार, इवन बोरोन का भी सेम ही कंडीशन है। अब मुझे बताइए जी, इस चैप्टर में आपको क्या कोई परेशानी दिखी? ये सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द चैप्टर। आ गया जी समझ? अरे आया समझ? यस सर। हाँ यस सर, ये तो चलो। बहुत एक बार इजी ये है. बता हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक बार ये बता दीजिए कि एलिमेंट कितने नंबर में बॉन्ड बनाते हैं? जैसे एल्यूमिनियम की 2 हैं, ऑक्सीजन की 3 हैं, इस तरह कितने नंबर के बॉन्ड बनते हैं? मतलब कैसे, कितने एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं बॉन्ड? आप कुछ भी मत करो, आप ना वैलेंसी निकाल लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है जी 2-। प्लस से माइनस कैंसिल, 3 इधर ले जाओ 2 इधर ले जाओ, तो ये हो गया Al2O3। दैट्स इट। वैलेंसी जो होती है वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बना रहा है कोई भी एलिमेंट, तो वैलेंसी निकाल लो, उससे आप उसको क्रॉस कर लो फिर, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है,
ओके जी, तो आप बात करते हैं हम एक बोनस कंसेप्ट की, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जी क्लास के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बोनस कंसेप्ट हमारा ये है, मैंने आपको पोलराइजेशन के बारे में बताया था, बॉन्ड कौन पोलर होगा कौन नहीं होगा, ये समझ में आया था सबके? यस सर। है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात पूछूं, अच्छा एक बात बताओ, HF, चलो HF छोड़ो अभी, मैं बात करूंगा HO की, छोड़ो H एंड O, और H ऑक्सीजन के नीचे होता है जी सल्फर। ओके, बता दो जी कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, जल्दी से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड भाई, ये ज्यादा पोलर है क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपने यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा पॉजिटिव रह जाएगा। ये है थोड़ा कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करेगा और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये है, तो देखो बताने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतनी बात समझ में आई सबके या नहीं? ये ज़्यादा पोलर है, बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ज़रा एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है H2O, मना मत कर देना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ। सर क्वेश्चन क्या था? अरे H2O सुना है? H2O सुना Yes, है? sir. हाँ, यही तो क्वेश्चन था, अभी तो कुछ भी नहीं पूछा। और जैसा H2O है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसका मतलब ऑक्सीजन के जैसा H2S भी होना चाहिए, बिल्कुल होता है। वो है वाटर, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है कि बच्चों आम तौर पे हम देखते हैं हमारा वाटर कौन सी स्टेट में होता है जी? अभी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन H2S जो होती है वो गैशियस स्टेट में होती है। उसका रीजन क्या है? H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब H2O में कुछ ऐसा सीन है जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे हैं और वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, लेकिन H2S में ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है? आप देखो, असल में हम कुछ और एक्स्ट्रा तरह की बॉन्डिंग पढ़ते हैं जिसको हम सेकेंडरी बॉन्डिंग बोलते हैं। अभी तो हमने प्राइमरी बॉन्डिंग पढ़ी थी ना, अभी स्टार्टिंग में जो आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह जो थी। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग बता रहा हूँ, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच होती है। कई तरह की होती है, आमतौर पे 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सीन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, जब भी कभी भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, ठीक है, जब भी कभी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से हैं जी? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अरे यस और नो? यस सर। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अगर अटैच हो जाता है तो उसके अंदर होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। H2O का मॉलिक्यूल ना थोड़ा सा बेंट होता है, ऐसा थोड़ा मुड़ा हुआ सा। तो अब देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने अंदर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर रहा है, यहाँ इस तरफ दोनों पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कर रहा है। अरे यस और नो? और ज़्यादा ताकतवर है तो इसका नेगेटिव का चार्ज ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? अब मान लो ऐसा ही एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, HOH, और ये भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। अब ज़रा देखो, ये तो बेचारा अच्छा खासा अमीर हो गया और जितने सारे मॉलिक्यूल हैं ये अपने अपने हाइड्रोजन को गरीब करे जा रहे हैं। अब क्या होगा जी, जब ये गरीब इसके प्रभाव में आएगा, इसके इफेक्ट में आएगा, तो इसके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन होने लगेगी। इसको बोलते हैं असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरैक्ट करने लगता है, उनको अट्रैक्ट करने लगता है। अब देखो, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को खींचेगा। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं अगर वाटर मॉलिक्यूल बना दूं, H, तो देखो क्या होगा जी, ये इसको अटैक करने लगेगा, यहाँ अट्रैक्ट करने लगेगा। अब यहाँ पर एक और मैं बना दूं अगर, तो ये दोनों हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो ये ना एक केज टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जिस वजह, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा जी, फॉर्म लिक्विड हो जाएगी।
अरे बात समझ में आई नहीं आई? सर ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अपने अंदर वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज भर लेगा। अब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज भरने का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और उसके बराबर वाला जिससे उसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं, ये करीब हो गया जी, इसके अंदर ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी हो जाएगी। ये ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। पोलैरिटी क्रिएट हो गई। अब इस पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से आपको याद होगा, आप पढ़ते थे आयनिक बॉन्डिंग, अजी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर आयन तो नहीं है लेकिन चार्जेस हैं, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, पूरे पूरे नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े हैं तो सही। उसकी वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम है। ओके सर। ठीक है, इसीलिए H2O, ये रीजन है जी। H2O आपका कैसा होता है? लिक्विड लिक्विड। और H2S कैसा होता है? सॉलिड गैशियस होता है, Gaseous. गैशियस में। अब फॉर एग्जांपल चलो जी, अब सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा, अमोनिया NH3 और PH3, ये है जी अमोनिया और ये है फॉस्फीन। अब मुझे बता दो इसमें से कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा गैस होता है? NH3 is liquid and फॉस्फीनस रीजन क्या है जी? NH3 क्यों लिक्विड है? क्योंकि उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? N is more हाइड्रोजन electronegative. बॉन्डिंग होती है। हाँ, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम केमिस्ट्री को कैसे रिलेट करते हुए चलते हैं। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बात कहाँ तक पहुँच गई? उसके सॉलिड और क्या नाम है, सॉलिड और लिक्विड या गैशियस होने पे। अब देखो और बात आगे कहाँ कहाँ पहुँचेगी। अगर ये चीज़ लिक्विड है बच्चों तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अरे लिक्विड वाटर बॉईल 100 पे होता है ना। यस सर। अरे कोई भी चीज़ लिक्विड है तो इसका मतलब वो लेट बॉईल होगी, इसका मतलब इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई। इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आ गई। क्या समझ में आई सर? जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। अरे बातें समझ में आ रही हैं? सर हाइड्रोजन होती है या नाइट्रोजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे थे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यस सर। हाँ, तो वो बात अलग है, लेकिन उस बॉन्डिंग का नाम तो हाइड्रोजन की वजह से है ना। हाइड्रोजन गरीब हो जाता है जिस वजह से वो बाकी अमीरों को अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे देखो, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बहुत इजी सा। मेरे पास है CH3 CH2 एंड OH। OH जोर से बोला है कुछ सुनाने के लिए। और एक दूसरी मेरे पास है CH3O CH3। इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर CH2OH 1। फर्स्ट का होगा जी, सेकंड का नहीं होगा। यस सर फर्स्ट। यस सर। तो अरे बहुत बढ़िया, इथेनॉल है वो। और वो है आपका क्या नाम है, डाइथाइल ईथर, बहुत जल्दी एवापोरेट कर जाता है। सर प्लीज स्क्रॉल द स्क्रीन। कैसा लगा जी कंसेप्ट? अरे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट आया? यस सर। अरे 2% तो आया होगा। इतनी खामोशी? सर अब आप संडे की क्लास सुबह रखेंगे ना? ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं। सर आपने सोच विचार करने पे बोला था। हाँ, सोच विचार करेंगे, देखते लेट्स सर। सर यूएई। हाँ, सर यूएई क्या? अच्छा सर आप यूएई वाले बच्चों की क्लास चेंज करने वाले थे ना उनके टाइम। मुझे तो याद ही नहीं है, मैं कब कह दिया। सर प्लीज। देखते हैं सर। रीज़न वाई द फर्स्ट हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा पहले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा
जुड़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। इसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है, जिसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ओके, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सर ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर किसका है इथेनॉल। एंड सेकंड? सेकंड है डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल क्या हमारा एक क्वेश्चन था उससे आगे? ईथर, ईथर जी बोलिए, पूछिए क्वेश्चन। सर, वो इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं। अच्छा, तो फिर बिल्कुल आखिर में पूछिएगा। ठीक ओके है। सर। हाँ सर, व्हाट आर द टू अदर टाइप्स ऑफ द सर ये बॉन्डिंग? इथेनॉल क्यों नहीं है सेकंड वाला? क्या बेटा, इथल इथेनॉल ही तो है ना? सर अच्छा डाइमिथाइल ईथर। अच्छा, नाम इसका, नाम सेकंड वाले का नाम? यस सर, सेकंड वाले का। हाँ तो डाइमिथाइल ईथर है इसका नाम। सर इथेनॉल सर कीटोन है ना? बेटा कीटोन नहीं है, इसको ईथर बोलते हैं। कीटोन ऐसा होता है। इथेनॉन होता सर। अरे भाई, Yes, sir, कीटोन yes. ऐसा होता Sorry. है, इसमें एक ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड है दोनों तरफ, इसको ईथर बोलते हैं। यस ईथर ये होता है कीटोन। थोड़ा सा ओके ओके, चले खैर, कोई सवाल तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल गोइंग गुड। अरे कोई सवाल है किसी का? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दीजिए। क्या बेटा, दोबारा बोलिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग होती है, अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना है जी सबको, ये मत कहना सर टाइम ओवर हो गया था। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब एक कोई भी एटम, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो क्या होता है, उसके अंदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर हो जाते हैं, और उन पोलर बॉन्ड की वजह से बहुत सारे बॉन्ड एक दूसरे को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्रिएट होता है। मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है, नहीं तो मैं इमेज दिखा सकता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मिनट शायद है। इमेज विजिबल है सबको? यस सर। देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, तो देखो जी अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्शन होने लगी। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन अगले को खींचेगा, ये अगले को खींचेगा जी। फॉर एग्जांपल ये भी देखो इसको खींचेगा, है ना जी। तो ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके अंदर होती है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जी हाँ सर, इसमें अट्रैक्शन वैन डर वाल्स होती है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। वैन डर वाल्स तो सब में होती है,
वंडरवॉल अट्रैक्शन सब में होती है। वंडरवॉल अट्रैक्शन साइज़ की वजह से, जिसका जितना साइज़ बड़ा होता है उतनी ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होती है, तो वो तो सभी में होती है। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर जाती है। सर ऑक्सीजन इतना बड़ा क्यों है? भाई ये तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज घट रहा है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन हाइड्रोजन तो ग्रुप फर्स्ट में है, और ग्रुप फर्स्ट से सेकंड में आते में एक शेल बढ़ जाता है, तो इसका शेल होगा इतना सा और इसका शेल होगा इतना बड़ा, इसलिए इसका साइज बड़ा है। ओके ओके या नहीं? यस सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास थी ये है, और क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।